आईआईटी जेईई जैसे बड़े एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए या इवन उसके प्रिपरेशन के लिए भी दो क्वालिटीज़ हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है। पहला क्वालिटी ये है कि किसी भी बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को बहुत सारे सिंपल सिचुएशन में तोड़ लेने की काबिलियत, और दूसरा किसी भी तरह के मैथमेटिकल इक्वेशन को, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का पेशेंस होना, और साथ ही साथ वो काबिलियत होना कि उस तरह के कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकें। ये क्वेश्चन जो है ये हमारे दोनों तरह के एबिलिटी को टेस्ट करेगा। ये क्वेश्चन है इरोडोव का प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स किताब से, उसके फर्स्ट चैप्टर का 108 नंबर ये क्वेश्चन है। वैसे इरोडोव तो इसमें माहिर ही है कि हमारे कॉन्सेप्ट डीपर कॉन्सेप्ट को टेस्ट करे और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन हमें प्रोवाइड करे, जिसे हमें सॉल्व करते हुए बहुत सारे और भी मैथमेटिकल टूल्स के बारे में हम लोग सीख जाते हैं। खैर चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, सिनेरियो क्या है देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले एक बार कोशिश कीजिए, अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कीजिए, जो भी आप जानते हैं इस पे अप्लाई कीजिए, और फिर हम लोग आगे इसे मिल बांट के सॉल्व करेंगे, मिलजुल के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक छोटा सा बॉडी है, छोटा सा बॉडी आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक छोटा सा बॉडी है जो कि एक बड़े से स्मूथ स्फीयर, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है, ओके, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ स्फीयर जिसका कि रेडियस r है, उसके ऊपर रखा हुआ है, कुछ ऐसा, इस तरह से। Then the sphere is imparted a constant acceleration w naught, यानी कि इस पूरे स्फीयर को एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया गया, एंड दैट एक्सीलरेशन इज w naught in the horizontal direction, and the body begins sliding down। अगर इस सिस्टम को आप इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेंगे तो यहाँ पर एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, जिसके कारण कि ये बॉडी किधर गिरेगा, ये बॉडी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से स्लाइड करने लगेगा। और हमें पता है कि बॉडी अगर स्लाइड करते हुए गिरता है तो ड्यू टू ये इसे जो वेलोसिटी मिलता है, जो स्पीड मिलता है, उस स्पीड के कारण जो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है, उसके कारण ये बॉडी इस पॉइंट से पहले ही कहीं पर ब्रेक ऑफ कर जाता है, उसके सरफेस को छोड़ देता है ड्यू टू इट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस पे जो लग रहा है स्यूडो फोर्स स्लाइडिंग डाउन। हमें क्या पता करना है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू द स्फीयर एट द मोमेंट ऑफ ब्रेक ऑफ। जब ये ब्रेक ऑफ करेगा, गिरते 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 ये इसके सरफेस को छोड़ देगा, उस समय उसका जो स्पीड है वो स्पीड हमें पता करना है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें पता करना है। और साथ ही साथ द एंगल थीटा नॉट, यानी कि यहाँ पर अगर ये ब्रेक ऑफ करता है, सरफेस को छोड़ देता है, तो वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल के साथ ये जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज थीटा नॉट, यही थीटा नॉट हमें कैलकुलेट करना है। और क्या कहा गया, एंड द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। बात वही है, रेडियस वेक्टर मतलब ये बॉडी अगर मान ले अभी यहाँ पर है तो रेडियस वेक्टर का मतलब होगा, वर्टिकल लाइन के साथ रेडियस वेक्टर का मतलब होगा, अगर मैं सेंटर से ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस बॉडी का रेडियस वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं सेंटर से ड्रॉ करता हूँ तो ऐसा कुछ इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा। तो ये जो एंगल बनेगा यही एंगल है, दैट एंगल इज थीटा नॉट। The angle theta naught between the vertical and the radius vector drawn from the center of the sphere to the break off point। यहाँ पर अगर ये break off कर रहा है तो ये एंगल थीटा नॉट हुआ, और वही थीटा नॉट हमें कैलकुलेट करना होगा। चलिए इसे हम अप्रोच कैसे करेंगे। पहले तो द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता यहाँ पर क्या है, लेट अस से ये थीटा नॉट है और यहाँ पर बॉडी जो है ब्रेक ऑफ कर रहा है, मतलब सरफेस को छोड़ रहा है।
तो ब्रेक ऑफ अगर ये कर रहा है तो ब्रेक ऑफ का कंडीशन क्या होना चाहिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो स्पीड होगा, इस जगह पे इसका जो स्पीड है, दैट स्पीड लेट अस से कि दैट स्पीड इज़ v। इसका स्पीड यहाँ पर जो है ये v नॉट, लेट अस से कि v नॉट स्पीड है, ऊपर से यहाँ तक गिरा तो इसे एक स्पीड मिला एंड दैट स्पीड इज v नॉट। अब देखिए इस स्पीड के कारण इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा अगर हम इस बॉडी के रेफरेंस फ्रेम में चले जाते हैं, इन द सेंस कि ये जो बॉडी इस तरह से गिर रहा है इसके रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक शूडो फोर्स दिखेगा जो कि इसे बाहर की तरफ पुश करेगा। सो दैट शूडो फोर्स, हमें पता है कि वो शूडो फोर्स होना चाहिए इस बॉडी का मास इनटू इसका अभी जो स्पीड है, दैट स्पीड इज v नॉट उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दिस सर्कल, दिस सर्कुलर पाथ का रेडियस, एंड लेट अस से दैट रेडियस इज r। और क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहा है यहाँ पर, अगर आप गौर करें तो आप ये पाएंगे कि ऑब्वियसली कि यहाँ पर इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि इसका वेट लग रहा है इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है। अगर आप इस बड़े स्फीयर के रेफरेंस फ्रेम से इसे देखते हैं तो चूंकि बड़े स्फीयर जो है ये W नॉट एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके रेफरेंस फ्रेम से, बड़े स्फीयर के रेफरेंस फ्रेम से अगर देखा जाए तो आप ये पाएंगे कि इस बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा जिसे कि शूडो फोर्स हम कहते हैं, फिक्टिशियस फोर्स। वो फोर्स बराबर हो जाएगा इसका मास इनटू यही वाला एक्सीलरेशन। कोई रेफरेंस फ्रेम अगर एक्सीलरेटेड हो तो उस रेफरेंस फ्रेम के भीतर सिचुएटेड सारे बॉडीज़ पे मास इनटू रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन, ये फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। आप कार में बैठ के अगर कार एक्सीलरेटेड हो तो आप पीछे की तरफ एक फोर्स अनुभव करते हैं, फिक्टिशियस फोर्स, उसी को शूडो फोर्स कहा जाता है, और वो बराबर हो जाता है, वो जो फोर्स है वो बराबर हो जाता है बॉडी का मास इनटू रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन। सिर्फ उसका डायरेक्शन जो होता है वो डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब अगर आप यहाँ गौर करेंगे, फोर्सेस को कंसीडर करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और ये mw नॉट का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। ब्रेक ऑफ करने का मतलब होगा कि यहाँ पर ये जो बॉडी है वो जिस सरफेस में है उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस बॉडी पे कोई फोर्स ना लगे, ठीक उस समय वो बॉडी ब्रेक ऑफ कर जाएगा। अगर अंदर खींचने वाला फोर्स, सेंटर की तरफ अंदर खींचने वाला फोर्स अगर एग्जिस्ट करेगा, मतलब नेट फोर्स अगर अंदर खींचने वाला होगा, तो फिर ये बॉडी इस सरफेस को पुश करेगा और ये सरफेस भी इस बॉडी पे, छोटे वाले बॉडी पे एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। तो उसे तो हम ब्रेक ऑफ नहीं कह सकते, दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में होगा, दोनों बॉडीज़ कांटेक्ट में होगा, एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, तो उसे हम ब्रेक ऑफ नहीं कह सकते। लेकिन अगर बाहर वाला फोर्स, रेडियली आउटवर्ड फोर्स अगर इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो इसे पुल करके बाहर की तरफ ले जाएगा, यानी दोनों सरफेसेस का जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट टूट जाएगा। उसके लिए शर्त यही होगा कि सेंटर से रेडियस बनाए और उस रेडियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ फोर्सेस अगर अंदर की तरफ फोर्सेस से ज़्यादा हो जाए या फिर उसके बराबर हो जाए, जब बराबर होगा तो उसे ब्रेकिंग पॉइंट हम कहेंगे, ठीक उस समय ब्रेक ऑफ शुरू हो जाएगा या ब्रेक ऑफ हो जाएगा उस समय। ये बड़ा हो गया, बाहर वाला बड़ा हो गया तो खींच के बाहर फेंक देगा उसे। तो ये हो गया कंडीशन। अब इस कंडीशन को पूरी तरह से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसे मैं पहले थोड़ा छोटा कर लूँ।
इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जो यहाँ पर दो फोर्सेस हम कंसिडर कर रहे हैं जैसे कि mg और ये mw0, इन दोनों फोर्सेस को हमें कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लेना होगा। वो कंपोनेंट जो ब्रेक ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जैसे कि mg का एक कंपोनेंट इधर भीतर की तरफ बनेगा तो एक कंपोनेंट टेंजेंशियली भी बनेगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा या फोर्स का जो भी कंपोनेंट होगा उसे आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज वो इस बॉडी को टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। और जब ब्रेक ऑफ हो ही जाएगा उसके बाद एक्सीलरेशन लेकर हम लोग क्या करेंगे, हमें तो उस ब्रेक ऑफ पॉइंट को पता करना है। ठीक है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कंसीडर करेंगे और इसका कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, ये वाला कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। और mv² या mv0² डिवाइडेड बाय r तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, वो तो इसके स्पीड के कारण इंट्रिंसिकली एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगर इन फोर्सेस को मैं स्प्लिट करता हूँ यहाँ पर कंपोनेंट्स में तो मैं क्या पाऊँगा कि mg का एक कंपोनेंट जो इधर की तरफ होगा वो कंपोनेंट उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, उसके लिए आप देखें यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा नॉट होता है, ये एंगल अगर थीटा नॉट होता है तो फिर ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा नॉट ही होगा। अब ये एंगल अगर थीटा नॉट होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा दूं यहाँ पर तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि यहाँ से आप ये पाएंगे कि ये थीटा नॉट है और ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दिस इज़ 90 डिग्री। तो फिर ऑब्वियसली ये थीटा नॉट माइनस 90 डिग्री होगा और ये चूँकि 90 डिग्री है तो और ये थीटा नॉट 90 डिग्री माइनस थीटा नॉट, आई एम सॉरी 90 डिग्री माइनस थीटा नॉट, और ये अगर 90 डिग्री का होगा तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा नॉट ही होगा। वो एंगल ये थीटा नॉट है और ये एंगल भी थीटा नॉट है, याद रखें ये 90 डिग्री माइनस थीटा नॉट है। तो आप यहाँ से देखें, आप यहाँ से ये पाएंगे mg का जो ये वाला कंपोनेंट होगा दैट कंपोनेंट वुड बी mg इनटू कोसाइन ऑफ थीटा नॉट। ये वाला कंपोनेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा। इस पॉइंट में तो ब्रेक ऑफ हो चुका है, सो वी डोंट केयर। अब ये mw0 जो है वो भी तो फोर्स है, वो भी तो इसी बॉडी पे लग रहा है। अब mw0 फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आप कंसीडर करेंगे ब्रेक ऑफ पता करने के लिए, ये वाला कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में या रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट आप कंसीडर करेंगे? ऑब्वियसली रेडियल डायरेक्शन में, सेम लॉजिक। सो यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट जो है, इसका जो रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो रेडियल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आप पाएंगे ये अगर थीटा नॉट होगा ये एंगल, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा नॉट होगा, हेंस ये इसका साइन कंपोनेंट होगा। सो ये तो पहले से था ही, ये वाला फोर्स प्लस mw0 का साइन कंपोनेंट। तो हमने जो रिक्वायर्ड फोर्स का कंपोनेंट है यहाँ से ले लिया, mg का ले लिया, mw0 का भी ले लिया, यानी कि अब तीन फोर्सेस यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। mv0² डिवाइडेड बाय r और साथ ही साथ mw0 साइन ऑफ थीटा नॉट जो कि बाहर की तरफ काम कर रहा है, और mg इंटू कोसाइन ऑफ थीटा नॉट भीतर की तरफ काम कर रहा है। यानी इससे पहले, इस पॉइंट से पहले यानी यहाँ पर जब बॉडी था तो ये mg कोसाइन ऑफ थीटा नॉट कंपोनेंट जो है ये ज़्यादा हुआ करता था और ये बाहर वाला कंपोनेंट कम हुआ करता था। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट बन रहा था या फोर्स बन रहा था वो कम मैग्नीट्यूड का बन रहा था, इसीलिए यहाँ ब्रेक ऑफ नहीं हुआ। लेकिन ठीक इस पॉइंट में आकर ये दोनों, अंदर वाला फोर्स और बाहर वाला फोर्स बराबर हो गया। इसके बाद तो बाहर वाला फोर्स और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ हुआ। तो ब्रेक ऑफ कंडीशन में हम क्या कहेंगे,
हम कहेंगे कि अंदर वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड, रेडियली अंदर वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड और रेडियली बाहर वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होना चाहिए। यानी कंडीशन हमें मिल गया, कंडीशन हमें मिल गया एम जी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर्ड ओवर आर प्लस एम डब्ल्यू नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट। अब यहाँ पर आप देखें थीटा नॉट हमें पता करना है, एम जी जो है एम तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, आप एम को यहाँ से कैंसिल कर दें, एम को यहाँ से आप कैंसिल कर दें, एम से डिवाइड कर दिया हमने दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ को। तो आप यहाँ से ये देखें जी तो नोन है, आर भी गिवन है और डब्ल्यू नॉट भी गिवन है। हमें थीटा पता करना है, ये जो थीटा है इस थीटा को हमें पता करना है। यहाँ पर एक और अननोन क्वांटिटी रह गया, वो है वी नॉट। वी नॉट भी तो हम लोग नहीं जानते हैं, यानी अभी इस इक्वेशन से हम थीटा नॉट नहीं पता कर सकते हैं कि कितना होगा। सबसे पहले हमें ये वी नॉट पता करना होगा। तो देखिए वी नॉट को अगर आपको पता करना है, यानी इस पॉइंट में टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका जो स्पीड है, ऑब्वियसली स्पीड टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही है, सट के ही तो मूव कर रहा है, सरफेस को सट के ही बॉडी मूव कर रहा है यहाँ तक, तो यहाँ पर इसका स्पीड टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगा। उस स्पीड को पता करने का भी अलग अलग तरीका है। आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक बीच में किसी भी एक पॉइंट में इस पार्टिकल पे लगा हुआ टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स को कैलकुलेट कर ले। जैसे कि mg का ये कोसाइन कंपोनेंट है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसका साइन कंपोनेंट लग जाएगा, mw नॉट का ये साइन कंपोनेंट है तो ये उसका कोसाइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये दोनों फोर्सेस का वो कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स बनाएगा। आर्बिट्ररी पोजीशन में आप उसे कंसिडर कर ले, देखिए फोर्स कितना लग रहा है, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर दे वहाँ पर, ds डिस्प्लेसमेंट, जो कि r d थीटा के बराबर हो जाएगा। अब उसे वो जो छोटा सा फोर्स के कारण छोटा सा वर्क डन होगा, उसे आप पूरे पाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट कर दे, तो आप नेट वर्क डन यहाँ से यहाँ तक इस बॉडी पे जो नेट वर्क डन हुआ वो आप पता कर सकते हैं। फिर वहाँ से वो वर्क डन क्या करेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बनाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दैट थिंग, इस तरह से आप इक्वेट करके इसे पता कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर लगाएं तो ये आसान हो जाएगा। उस पर भी किसी दिन हम लोग बात करेंगे कि वैसे फोर्स कंसीडर करते हुए, टेंजेंशियल फोर्स कंसीडर करते हुए यहाँ से यहाँ तक वर्क डन कितना हुआ, उस वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके इसका स्पीड जो है इस पॉइंट में पता करना, ये भी एक अच्छा तरीका होता है। लेकिन रिलेटिवली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका होता है और रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। अगर आप यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, लेकिन आपको सावधानी से लगाना होगा। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर लगाते हैं तो ये रिलेटिवली आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा आप देखें, हाँ सावधानी से लगाना होगा। जैसा ये अपीयर कर रहा वैसा होगा नहीं कि बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इतना ड्रॉप हुआ तो वही काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ कन्वर्ट होगा, ऐसी बात नहीं है। देयर इज़ अनदर फोर्स इन वर्क, सिर्फ mg ही काम नहीं करेगा, यहाँ पर एक और फोर्स काम करेगा। तो कुछ देर वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कौन सा फोर्स है जो काम कर रहा है यहाँ पर। mg भी इसे नीचे गिरा रहा है, यहाँ था उससे इतना नीचे गिरा है, इस लेवल तक ले आया। तो हम लोग क्या कहते हैं, mg इंटू चेंज इन हाइट h, mgh इज इक्वल टू ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी, और वही ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हम यही कहते हैं। सो mg फोर्स इसे इतना नीचे लाया, ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ mg फोर्स काम नहीं कर रहा है, एक और फोर्स भी काम कर रहा है। इसके रेफरेंस फ्रेम से अगर हम देखें तो हमें क्या दिखता है, इस पे एक फिक्टिशियस फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा है। तो कहते हैं हम लोग वैसे फिक्टिशियस फोर्स शूडो फोर्स हैं, लेकिन यहाँ इस तरह के सिनेरियो में आपको क्लियरली दिखता है कि हम कह तो देते हैं शूडो फोर्स, हम कह देते हैं ऐसा फोर्स जो अपीयर कर रहा है नहीं, लेकिन जब इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि शूडो फोर्स
शूडो है नहीं, वो एज रियल एज ग्रेविटेशनल फोर्स, एज रियल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, उसी तरह का रियल फोर्स है। तो यहाँ पर आप देखें, बॉडी नीचे गिरा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया। तो आप सबसे पहले क्या अप्रोच करेंगे, ये बॉडी कितना नीचे गिरा ये पता लगाएंगे आप ऑब्वियसली। तो यहाँ से आप ये पाते हैं कि अगर इसका रेडियस r होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस अगर r होता है तो ये r हो गया, दिस इज़ r, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए मैं थोड़ा सा कलर यहाँ चेंज कर देता हूँ, दिस इज़ r, फाइन। तो ये अगर r होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से, ओके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि ये हो जाएगा r इंटू कोसाइन ऑफ थीटा नॉट, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो r है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस जो होगा, दैट डिस्टेंस विल बी r माइनस r इंटू कोसाइन ऑफ थीटा नॉट। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा r, यहाँ r कोसाइन ऑफ थीटा नॉट, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा r माइनस r कोसाइन ऑफ थीटा नॉट। तो ये जो mg फोर्स इस पे नीचे लग रहा है, यहाँ पर इस बॉडी पे हमेशा mg फोर्स जो है नीचे लग रहा है, तो वही mg फोर्स तो है, वही mg फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है, और उस mg फोर्स के डायरेक्शन में इतना सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स इनटू फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। तो इस हिसाब से अगर आप वर्क डन देखते हैं, वर्क डन यहाँ से यहाँ गिरा, दैट वर्क डन विल बी mg फोर्स, उसके कारण इतना डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज द वर्क डन। क्या सिर्फ इतना ही वर्क डन होगा और कोई वर्क होगा नहीं? देयर इज अ फोर्स, अनदर फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स mw0 इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और उस डायरेक्शन में भी तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। पार्टिकल यहाँ था, अब हॉराइजेंटल डिस्प्लेसमेंट भी तो हुआ इसमें इतना, यहाँ से इस हॉराइजेंटल पोजीशन से, या फिर कहें हॉराइजेंटल डायरेक्शन में, इस पोजीशन से इस पोजीशन में आया, यानी हॉराइजेंटल डायरेक्शन में इतना सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उस डायरेक्शन में mw0 फोर्स लग रहा है, यानी उसके कारण भी तो काम हुआ। तो यहाँ पर आप ये पाते हैं, अगर हम ये कैलकुलेट करें कि हॉराइजेंटल डायरेक्शन में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम ये क्लियरली पाते हैं कि हॉराइजेंटल डायरेक्शन में ये अगर r हुआ, ये अगर थीटा नॉट हुआ, तो r इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हॉराइजेंटल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ठीक उसी डायरेक्शन में mw0 फोर्स है, एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि वर्क डन ये भी करेगा, mw0 का फोर्स और उस डायरेक्शन में r साइन ऑफ थीटा नॉट का डिस्प्लेसमेंट, सो r इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट, दिस इज द फोर्स, और फोर्स के डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्स डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। तो नेट वर्क डन ये प्लस ये हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर तो इसका काइनेटिक एनर्जी 0 था, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जितना होगा, इस बॉडी का इस जगह पे भी काइनेटिक एनर्जी उतना ही होगा। हमने कंसीडर किया था यहाँ पर इसका स्पीड जो है v0 है, यानी कि यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू v0 स्क्वायर्ड है। तो यहाँ से दोनों तरफ अगर m को आप कैंसिल करना चाहें तो आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, m से डिवाइड कर दें इक्वेशन के दोनों तरफ को। तो यहाँ से हमें ये मिला और पीछे से हमें ये मिला था।
तो अगर मैं पिछले वाले इक्वेशन के लिए देखता हूँ वी नॉट का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू दिस पार्ट माइनस दिस पार्ट, और ये r मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो हम कहेंगे आर जी कोसाइन ऑफ थीटा नॉट, आर जी कोसाइन ऑफ थीटा नॉट माइनस आर डब्ल्यू नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट। ठीक है, ये तो हमें पिछले वाले इस वाले सिनेरियो से मिला। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, देखिए हम कह सकते हैं कि वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर इसे माइनस करेंगे, इसे पहले रखेंगे तो हमें मिलेगा चलिए यहाँ माइनस टर्म को, हमने कोसाइन को इधर पहले लिखा था ना, हाँ पहले कोसाइन को लिखा था, तो इस बार भी कोसाइन को ही पहले लिख लेते हैं। सो कोसाइन, यहाँ जी आर नेगेटिव है, कोसाइन ऑफ थीटा नॉट ये 2 भी आ जाएगा। सो 2 जी आर कोसाइन ऑफ थीटा नॉट, ये माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली, और ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाइड होगा। सो प्लस 2 डब्ल्यू नॉट आर साइन ऑफ थीटा नॉट, और इसके साथ यहाँ पर 1 है देखिए। सो 2GR प्लस 2GR, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है, इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है और यहाँ से हमें एक दूसरा इक्वेशन मिला। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए हम वी नॉट पता कर सकते हैं। वेल फाइन, इसे हम लोग एक फ्रेश पेज में ले जाते हैं, इसे हम लोग ले जाते हैं, ओके, लोग यहाँ ले जाते हैं। तो ये हमें एक मिला, ये एक हो गया। चलिए मैं फ़िलहाल इसे नीचे रखता हूँ। और ये दूसरा है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इसे भी हम लोग ले चलते हैं इसी वाले पेज में। फाइन, तो ये पहला, इसके साथ 2GR भी है, और ये दूसरा, ये हो गया दूसरा। ठीक है, तो यहाँ से आप टेम्प्टेड होंगे कि ये भी वी नॉट का स्क्वायर है। सो ये भी वी नॉट का स्क्वायर है, ये भी वी नॉट का स्क्वायर है, हम इसे और इसे इक्वेट कर दे। तो अगर आप इसे और इसे इक्वेट करेंगे, मतलब इसके बराबर इसको कर देते हैं, तो आप थीटा नॉट पता कर सकते हैं, वी नॉट नहीं पता कर सकते हैं। अगर आप वी नॉट पता करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं पहले थीटा नॉट पता कर लेता हूँ, उसके बाद मैं थीटा नॉट का वैल्यू यहाँ पर कोसाइन ऑफ थीटा नॉट एंड साइन ऑफ थीटा नॉट का वैल्यू पुट करके वी नॉट का वैल्यू पता करूँगा, तो आप एक बार कोशिश करके पहले ज़रूर देखें, वीडियो को पॉज करें और कोशिश करके देखें। आपको कोसाइन ऑफ थीटा नॉट यही इतना कॉम्प्लेक्स मिलेगा कि उसके बाद साइन ऑफ थीटा नॉट वहाँ से पता करेंगे, वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और फिर उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके आप अगर वी नॉट का वैल्यू पता करने की कोशिश करें तो ये बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ इससे पार पाने का एक बड़ा ही आसान तरीका है। आप अगर गौर फरमाएंगे यहाँ पर, तो आप ये पाएंगे इसका जो भी वैल्यू है, वी नॉट स्क्वायर का जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू, ये वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू है। और आप यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को अगर देखते हैं तो ये इसका नेगेटिव 2 टाइम्स है। आप करके देख लीजिए, आप देख लीजिए, इस पार्ट को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस एक्सप्रेशन को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करने से आपको ये वाला पार्ट मिलेगा। देखिए इसका नेगेटिव वर्जन है ये, और 2 से मल्टीप्लाइड है, और इसका भी नेगेटिव वर्जन है ये, या नेगेटिव काउंटर पार्ट है ये, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, मतलब -1 से -2 से मल्टीप्लाइड हो रहा है ये, इससे
2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन का पार्ट है, पार्शियल एक्सप्रेशन, वो मिल रहा है। दिस वन मल्टीप्लाइड विथ -2 इज दिस वन। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि V0 स्क्वेर्ड इज इक्वल टू -2 V0 स्क्वेर्ड, -2 इंटू दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन इज V0 स्क्वेर्ड, और प्लस ये 2GR। तो यहाँ से आप ये पाते हैं कि दिस वन, इसे इस साइड में ले आए तो 3 V0 स्क्वेर्ड हो जाएगा, दैट इज़ 2GR। तो आप कहेंगे कि V0 जो है दैट इज़ इक्वल टू √2GR डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमें मिल गया V0, ये हमें मिल गया V0 का वैल्यू। इन द सेम वे, या फिर इन दोनों इक्वेशन से, आई शुड से इन दोनों इक्वेशन से अब हमें क्या पता करना है? इन दोनों इक्वेशन से हमें θ0 का वैल्यू भी पता करना है। वो भी तो क्वेश्चन में था, θ0 का वैल्यू। सो यहाँ से देखिए पूछा गया, द एंगल θ0 बिटवीन द वर्टिकल एंड द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द ब्रेक ऑफ पॉइंट। तो उसके बाद भी देख ले, अगला भी एक पार्ट है कि वो θ0 क्या होगा जब W0 g के बराबर हो जाए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाए, ये भी देखेंगे हम लोग। तो अब देखिए इन्हीं दो इक्वेशन से हम θ0 भी पता करेंगे। हाउ? इसे ले चलते हैं, ये दोनों बराबर है, ध्यान रखें, याद रखें, दोनों ही V0 स्क्वायर्ड के बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, ये और ये। तो R को कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। अब क्या करते हैं, साइन वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं और कोसाइन वाले टर्म्स को दूसरे तरफ ले जाते हैं। फिर साइन को कोसाइन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हमें एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें कि कोसाइन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो वहाँ से कोसाइन ऑफ θ0 हम पता कर लेंगे, एंड θ0 वुड बी द इनवर्स कोसाइन ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ से साइन वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, यहाँ 2W0 साइन ऑफ θ0, यहाँ पर -W0 साइन ऑफ θ0, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा 3W0 साइन ऑफ θ0, एंड दैट इज इक्वल टू कोसाइन वाले टर्म्स को अगर देखें तो g कोसाइन ऑफ θ0 एंड -2g, तो इधर आ गया पॉजिटिव 2g, तो ये हो गया 3g कोसाइन ऑफ θ0, और ये 2g जो है ये माइनस दूसरे तरफ है, सो -2g। साइन को हम कोसाइन में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर करना होगा इसे, साइन स्क्वायर्ड मिलेगा, वहाँ से कोसाइन स्क्वायर्ड, इसीलिए साइन को अकेला रखा गया, कोसाइन के साथ इससे रखा गया। अब 3 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये चला जाएगा और ये 3 आ जाएगा, टू सिंप्लीफाई दिस थिंग। और अगर मैं g को भी यहाँ से हटाना चाहता हूँ, यहाँ से g से डिवाइड कर दूँ तो g यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ g अपीयर कर जाएगा। खैर इसे हम लोग मान लेंगे, कोई एक वेरिएबल असाइन कर लेंगे आगे चल के, एंड यहाँ से साइन से हम कोसाइन जा सकते हैं। कैसे? अगर हम उसे स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा W0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर θ0। तो यहाँ से कोसाइन आ सकते हैं हम लोग, एंड दैट वुड बी इक्वल टू इसका स्क्वायर होल स्क्वायर, तो कोसाइन स्क्वायर्ड θ0 माइनस, अब यह प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 इसका स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू दिस, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कोसाइन ऑफ θ0। एंड दिस थिंग, ये साइन स्क्वायर्ड θ0 को हम 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड θ0 कह सकते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो कोसाइन ऑफ θ0 है, बार बार लिखना पड़ रहा है, तो इसे x मान लेते हैं और ये W0 डिवाइडेड बाई g इसे k मान लेते हैं। तो ऐसा अगर करें तो हम ये पाएंगे कि ये बन जाएगा k स्क्वायर्ड, और k स्क्वायर्ड माइनस
ये एक्स स्क्वेड है, तो माइनस के स्क्वेड एक्स स्क्वेड, ये बन गया के स्क्वेड, ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वेड। सो के स्क्वेड माइनस के स्क्वेड माइनस के स्क्वेड एक्स स्क्वेड, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेड प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3x। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब यहाँ से इधर ले जाते हैं, सबको इधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वेड जो है पॉजिटिव मिलेगा हमें, एक्स स्क्वेड के साथ एसोसिएटेड टर्म जो है पॉजिटिव रहेगा। सो एक्स स्क्वेड को कॉमन ले ले, यहाँ से 1 और ये उधर गया तो पॉजिटिव, तो प्लस के स्क्वेड। फिर सिर्फ x कहाँ पर है, यहाँ पर, सो माइनस, हम इधर वाला कंसिडर कर रहे हैं, माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3x, और इधर से 4 डिवाइडेड बाई 9 माइनस के स्क्वेड, सो प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9 माइनस के स्क्वेड। तो यहाँ पर ये जो है a का काम करेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये नेगेटिव 4/3 b का काम करेगा, और ये पूरा जो है ये c का काम करेगा। तो हमें पता है कि वेरिएबल यहाँ पर x है, तो एक्स स्क्वेड है यहाँ पर, यहाँ x है, और यहाँ पर देयर इज़ अ कांस्टेंट। तो फिर इसे हम कैसे पता करते हैं, इसे पता करने के लिए हम कहते हैं कि दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेड माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। यही वाला फॉर्मूला होता है ना, x इज इक्वल टू नेगेटिव b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। तो यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, ये दो वैल्यू इसको देता है x का, दो रूट्स को देता है। लेकिन यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है, हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देख रहे हैं, एक ही पॉसिबिलिटी है। ये नेगेटिव वैल्यू जो है इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये नेगेटिव दिस टर्म ये पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव बना देगा। ये कुछ उल्टे डायरेक्शन में भी, मतलब कोसाइन ऑफ थीटा नेगेटिव आ जाएगा, मतलब वो एक नॉन रियलिस्टिक सिचुएशन हमें मिलेगा, बिल्कुल नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ हो रहा है, तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, इस नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज़ में ये तो नेगेटिव ऑब्वियसली हो जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ में एक पॉसिबिलिटी ही है जो रियल वर्ल्ड में होगा, वो ये पॉजिटिव साइन। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू नेगेटिव b, दैट मीन b तो नेगेटिव 4/3 है, तो नेगेटिव b 4/3 प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 16/9, b का स्क्वायर नेगेटिव 4/3 का होल स्क्वायर 16/9 माइनस 4ac, तो माइनस 4ac, तो ये c है और ये a है, सो माइनस 4a जो है 1 प्लस के स्क्वेड, और c जो है 4/9। अच्छा, ये माइनस हटा दे यहाँ से, इसे उल्टा कर देते हैं। इसे अगर मैं उल्टा लिख देता हूँ, नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो झंझट जो है, -1 से हम मल्टीप्लाई कर दे इसे भी, और -1 से मल्टीप्लाई कर दे इसे भी, ठीक, थोड़ा आसान हो जाएगा कंप्यूटेशन। तो यहाँ से मैं इसे पलट देता हूँ, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -1 से मल्टीप्लाई करना यानी कि के स्क्वेड माइनस 4/9, तो दैट मीन हम इसे भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड डिवाइडेड बाय 2 into a, so 2 into this term, so 2 into 1 plus k squared। तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम ये पाएंगे कि दैट वुड बी इक्वल टू 4/3 प्लस, हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 16/9, 4 गुना 1 गुना के स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, और 4 गुना 1 4, माइनस 4/9 मल्टीप्लाई करें तो -16/9, ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर 4 गुना के स्क्वायर गुना के स्क्वायर,
तो ये बन गया 4k⁴। 4 गुना k स्क्वायर के साथ -4/9, तो -16/9 k स्क्वायर, -16/9 k स्क्वायर ख़त्म हो गया। तो यहाँ से ये जो है और ये जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर लिख लेते हैं 2 × 1 + k स्क्वायर। अब यहाँ से 4k² अगर आप कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो वो बाहर निकलते ही 2k बन जाएगा। सो 4/3, इसे 2/3 कर सकते हैं, अच्छा नहीं कर सकते हैं, ये जुड़ा हुआ है ना। सो यहाँ 4k² को बाहर ले आते हैं तो वो बन जाएगा 2k स्क्वायर रूट के बाहर। सो 2k, और चाहें आप 9 को ले जाएं या रहने दें, 3, 9 को भी ले जा सकते हैं आप। हाँ, 9 डिनोमिनेटर में क्यों रखना। सो 4/9 k स्क्वायर्ड, 4/9 k स्क्वायर्ड को अगर आप बाहर ले जाते हैं तो 2/3 k रहेगा। और अंडर रूट यहाँ से आपको 9k स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि 4/9 k स्क्वायर हमने बाहर निकाला था। सो ये बन जाएगा 9, 4/9 k स्क्वायर बाहर निकला था तो 9, और यहाँ से 9k स्क्वायर, और यहाँ से 4k स्क्वायर, 4 -4 हमने बाहर क्या निकाला यहाँ से बाहर जो निकाला स्क्वायर रूट के बाहर, ये 4/9 k स्क्वायर को बाहर निकाला। आप टेस्ट करके देख लीजिए। अब बाहर निकल के वो क्या बन गया, 2/3 k, और 2 × 1 + k स्क्वायर्ड। अब यहाँ से आप देखिए ये 2/3 को बाहर निकाल देते हैं। 2/3 अगर बाहर कॉमन आउट कर लेते हैं हम, तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से सिर्फ k बचा हुआ रहेगा। और ये 2/3 का ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये 1/3 बन जाएगा। तो अब हम क्या पाते हैं, न्यूमरेटर में 2 + k अंडर रूट 9 - 4 = 5 + 9k स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय ये 3 यहाँ पर आएगा, ये 2 बचा हुआ था यहाँ पर। सो 3 × 1 + k स्क्वायर्ड। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर कोसाइन x मतलब क्या, कोसाइन ऑफ θ0। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि θ0 is equal to inverse cosine of this thing, inverse cosine of 2 + k under root 5 + 9k squared divided by 3 × 1 + k squared। सो ये हो गया θ0 का वैल्यू। ओके, एक क्वेश्चन और भी था। θ0 कैलकुलेट हमने कर लिया। सो θ0 के बाद कैलकुलेट θ0 जब W0 g के बराबर हो जाए, W0 g के बराबर हो जाए उस समय θ0 क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन कहा गया है, गिवन कंडीशन इज W0 = g। और अगर आप गौर करें तो आप ये पाएंगे हमने पहले ही ये अज्यूम किया था, यहाँ पर ये अज्यूम किया था कि k = दिस k। क्या अज्यूम किया था हमने, किसे k माना था, W0/g। W0/g को हमने k माना था और ये एक्सप्रेशन हमें मिला। तो फिर यहाँ पर अगर इस कंडीशन के लिए W0 अगर g के बराबर हो जाए तो इट इन्फर्स, ये हमें कहता है कि k = 1। तो k = 1 के लिए θ0 का वैल्यू हमें पता करना है। तो इस कंडीशन में θ0 जो है ये हो जाएगा इन्वर्स कोसाइन ऑफ 2 + k के जगह 1, और ये 5 + 9 दैट मीन
√14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 6। तो इस पार्ट को कैलकुलेट करने से हमें मिलता है, जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 0.957, नियरली इट इज़ नियरली 0.957। और जब आप इसे कंप्यूट करेंगे इन्वर्स कोसाइन ऑफ 0.957, तो ये नियरली 17 डिग्रीज़ के आसपास आता है, नियरली 16.87 डिग्रीज़ के आसपास आता है। सो दिस इज़ नियरली, आप कह सकते हैं दिस इज़ नियरली 17 डिग्रीज़। सो थीटा नॉट फॉर द केस ऑफ W नॉट इज इक्वल टू G एंड दैट इज इक्वल टू नियरली 17 डिग्रीज़। तो जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा।